प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय की ई कंटेंट कक्षा में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रशांत पंवार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आज आपको शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारकों में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये टॉपिक न केवल आपकी बीए की कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ जब आप बीए करने के बाद विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं देंगे तो उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में भी राजा राम मोहन राय से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस कारण से ये टॉपिक दोनों तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बीए के लिए भी और बीए पास करने के बाद में जब आप आगे की प्रतियोगिता परीक्षाएं देंगे उसमें भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में राजा राम मोहन राय से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आज अपन आरंभ करते हैं राजा राम मोहन राय के विचारों के बारे में। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में आप देखिए एक डाक टिकट दिखाई दे रहा है जो भारत सरकार ने 1964 में 1964 में राजा राम मोहन राय की स्मृति में जारी किया था। राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत, कभी कभी इसको पुनर्जागरण भी लिख देते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। ये 2 नंबर का सवाल आता है। भारत में पुनर्जागरण या नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर राजा राम मोहन राय होगा। साथ ही इनको सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, भारत में जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन आरंभ हुए 18वीं और 19वीं सदी में, उन सभी के आरंभकर्ता राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। कंपटीशन की क्लासों में, कंपटीशन के एग्जाम्स में ये प्रश्न अनेक बार परीक्षा में आया है कि भारत में आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो अपना उत्तर राजा राम मोहन राय होगा। और इनको नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। सुबह यानी जो काली रात थी, अंधकार की, अंधविश्वासों की, उससे उजाले की ओर, प्रभात की ओर ये व्यक्ति ले गया, इसलिए इनको नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। चलिए आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देखिए इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के ब्रिस्टल नगर में ये राजा राम मोहन राय की प्रतिमा है। ये आप ध्यान से देखिए, ये भारत में नहीं है, ये ब्रिटेन में इतनी ख्याति थी कि ब्रिटेन में इनकी प्रतिमा लगाई गई है। ये देखिए आप, ब्रिटेन में भव्य समाधि, ब्रिटेन के ब्रिस्टल नगर के आर्नोसवेल कब्रिस्तान में राजा राम मोहन राय की समाधि है। वहाँ उनकी मृत्यु हुई और वहीं पर उनकी ये प्रतिमा स्थापित की गई है। ब्रिस्टल नगर में एक प्रमुख स्थान पर चमकीले काले पत्थर से बनी राजा राम मोहन राय की लगभग 2 मंजिला ऊंचाई की एक प्रतिमा भी स्थापित है, जिसमें वे पुस्तकें हाथ में पकड़े खड़े हैं। ये आप देखिए, ये पुस्तकें हैं इनके हाथ में। ये पुस्तकें यानी पुनर्जागरण, यानी शिक्षा से ही पुनर्जागरण होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पुनर्जागरण के बारे में बता दूं। अंग्रेजी में इसको फ्रेंच शब्द है रेनेसा कहा जाता है, जिसका अर्थ है वापस जागना। अब वापस जागने का अर्थ है कि मध्यकाल में यानी 14वीं शताब्दी से पूर्व धर्म और राजनीति का मिक्सर हो गया था, दोनों घुल मिल गए थे।
जबकि दोनों चीज़ें अलग अलग है। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, जबकि राजनीति सार्वजनिक विषय है। लेकिन 14वीं सदी तक पूरे यूरोप में ये मान्यता फैल गई कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा जो भी आज्ञा देगा वो ईश्वर की आज्ञा है। इस प्रकार की अंधकारपूर्ण बात पूरे समाज में व्याप्त हो गई कि राजा की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है। यदि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हम ईश्वर के यहाँ पाप के भागीदार बनेंगे। यानी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया और इसका फायदा उठाकर यूरोप के कई देशों में तानाशाही पूर्वक शासन स्थापित हो गया राजाओं का। इस अंधकार के खिलाफ यूरोप में मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई। इसलिए यूरोप में पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है, ये आप अच्छी तरह नोट कर लें अपनी नोटबुक में। पुनर्जागरण का पिता मार्टिन लूथर को कहा जाता है, जिसने ये आवाज उठाई कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग विषय हैं। धर्म का संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से है कि वो किस धर्म को मानता है, लेकिन राजनीति में राजा को सारे धर्मों के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सारे धर्मों के लोगों का बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस प्रकार यूरोप में मार्टिन लूथर ने पुनर्जागरण आंदोलन चलाया। ठीक उसी प्रकार भारत में भी जो सामाजिक बुराइयां, सामाजिक आडंबर, सामाजिक अंधविश्वास, इनके विरुद्ध पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले राजा राममोहन राय ने चलाया। अतः जो स्थान यूरोप में मार्टिन लूथर का है, ठीक वही स्थान भारत में किसका है, तो अपना उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के ही नहीं थे जनक, बल्कि वे नए युग के निर्माता थे। वे आधुनिक सचेत मानव थे और नए भारत के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम की विचारधारा का समन्वय कर 100 वर्षों से सोए हुए भारत को जागृत किया। वे इस समाज में एवं शताब्दी के ऐसे निर्माता थे जिन्होंने उन सब बाधाओं को दूर किया जो हमारी प्रकृति के मार्ग में बाधक थी। वे मानवतावाद के सच्चे पुजारी थे। उन्हें पुनर्जागरण और सुधारवाद का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है। ये लास्ट वाली लाइन आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। राजा राममोहन राय को भारत में पुनर्जागरण और सुधारवाद का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके इस स्लाइड में इनके आरंभिक जीवन के बारे में बताया गया है, जो आप मेरे साथ साथ देखिए, पढ़िए। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में 22 मई सन 1772 को हुआ। उनके 3 विवाह हुए थे। दुर्भाग्यवश उनकी पूर्व पत्नियों का देहावसान हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रचलित यानी समाज में प्रचलित अंधविश्वासों पर एक निबंध लिखा था। राजा राममोहन राय बहुविवाह एवं बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी करते थे और सन 1809 में कलेक्टर के दीवान बनाए गए। ये उनका आरंभिक जीवन है। इसके बाद आप देखिए, राजा राममोहन राय ने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इतने भाषाओं के जानकार थे, न केवल अंग्रेजी, न केवल बंगाली, उसके साथ साथ अरबी, ग्रीक, हिब्रू जैसी भाषाओं के भी वो जानकार थे। हिंदू, ईसाई, इस्लाम और सूफी धर्म का भी उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। 17 वर्ष की अल्पायु में ही वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। वे अंग्रेजी भाषा और सभ्यता से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। धर्म और समाज सुधार उनका मुख्य लक्ष्य था।
वे ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और सभी प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांडों के विरोधी थे। अपने विचारों को उन्होंने लेखों और पुस्तकों में प्रकाशित करवाया, लेकिन हिंदू और ईसाई प्रचारकों से उनका काफी संघर्ष हुआ, परंतु वे जीवन भर अपने विचारों का समर्थन करते रहे और उनके प्रचार के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब यहां देखिए आप, दीवान की नौकरी छोड़ दी उन्होंने, सरकार की नौकरी छोड़ दी और समाज सुधार का काम उन्होंने पूरे जीवन किया और इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम ब्रह्म समाज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अनेक बार पूछा जाता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो अपना उत्तर है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में इस स्लाइड में बताया गया है। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम सुधार आंदोलन था। ये आप नोट कीजिए, प्रथम सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। उन्होंने 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी ब्रह्म समाज को अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। ये आप देखिए, राजा राममोहन राय के साथ साथ देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन भी उस समय समाज सुधार से जुड़े हुए थे। उनको भी राजा राममोहन राय ने अपनी संस्था ब्रह्म समाज से जोड़ा। और केशव चंद्र सेन, जिनका नाम बंगाल के समाज सुधार आंदोलन में बड़े आदर के साथ लिया जाता है, उनको तो राजा राममोहन राय ने अपनी संस्था का, ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। और राजा राममोहन राय के बाद में ब्रह्म समाज के कार्यों को किसने आगे बढ़ाया, तो अपना उत्तर है केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। ठीक है, ये देखिए आप इस स्लाइड में, राजा राममोहन राय जीवन भर पत्रकारिता से जुड़े रहे, जर्नलिज्म से जुड़े रहे। ये देखिए आप, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। इसमें तो बंगदूत एक ऐसा समाचार पत्र था जिसमें 3 भाषाओं का प्रयोग होता था, बंगाली भाषा, हिंदी भाषा और फारसी भाषा, ताकि आम जनता को समझ में आ जाए। जिसको बंगाली भाषा समझ में आ रही है वो बंगाली में पढ़ ले, जिसको हिंदी समझ में आ रही है वो उसको हिंदी में समझ ले, और जिसको फारसी समझ में आ रही है वो फारसी में समझ ले। यानी जन जन तक समाज सुधार की बात पहुंचाने के लिए उन्होंने समाचार पत्रों का सहारा लिया, मीडिया का सहारा लिया। आज भी अपन देखते हैं, जल्दी से जल्दी कोई चीज आम जनता तक पहुंचानी हो तो मीडिया एक अच्छा साधन है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार राजा राममोहन राय ने भी अपने विचारों को, अपने समाज सुधार के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया, और उस समय मीडिया क्या था, समाचार पत्र, समाचार पत्र का सहारा लिया। और किसी एक भाषा में नहीं, ये आप देखो, ये इनकी क्वालिटी थी कि आम जन जिस भी भाषा में समझे उस भाषा में हम उन तक अपनी बात पहुंचाएं। तो पत्रकारिता से भी निकट रूप से जुड़े हुए रहे। परीक्षा में आपसे सवाल पूछेंगे, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन या संवाद कौमुदी या मिरात उल अखबार या बंगदूत किसने चलाया, इनमें से कोई भी एक सवाल पूछ लिया तो अपना उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए, 1814 ईस्वी में उन्होंने राजस्व विभाग की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राजा राममोहन राय हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, अनमेल विवाह के बोलबाले से काफ़ी दुखी थे। इस बीच उन्होंने वेदांत सूत्र उपनिषद का बंगला भाषा में अनुवाद कराया। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए,
निम्न में से किसने वेदांत सूत्र का बंगला भाषा में अनुवाद करवाया? 4 ऑप्शन आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो अपना उत्तर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। 1823 ईस्वी में हिंदू नारी के अधिकारों का हनन नामक पुस्तक लिखी, ये आप नोट कीजिए, जिसमें ये मांग की गई कि हिंदू नारी को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। देखो, जिस प्रकार आज ये कानून बना हुआ है, बहुत बाद में जाके कानून बना, लगभग 100-150 साल लग गए इस कानून को बनने में, कि पत्नी का भी पति की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। इसकी पहली बार मांग भारत में किसने की? इस सुधार की मांग किसने की? तो अपना उत्तर होगा राजा राममोहन राय। आगे बढ़ते हैं। ये उनका मुख्य आंदोलन है, सती प्रथा को हटाने का आंदोलन, जो राजा राममोहन राय ने चलाया। राजा राममोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सती प्रथा का निवारण था। उन्होंने ही अपने अथक प्रयासों से सरकार द्वारा इस कुप्रथा को गैर कानूनी दंडनीय घोषित करवाया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को मिटाने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों के माध्यम से चला। समाचार पत्रों में भी वो कहते थे और ब्रह्म समाज की मीटिंग्स में भी, उसकी सभाओं में भी वो ये बात कहते थे कि सती प्रथा को भारत में बैन किया जाए, अंत किया जाए। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक अवसर पर तो उनका जीवन ही खतरे में था। वे अपने शत्रुओं के हमले से भी नहीं घबराए। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी। इस कानून से कट्टरपंथियों में हलचल सी मच गई। कोर्ट में मुकदमे दायर हुए। पक्ष विपक्ष की दलीलों के बीच राजा राममोहन राय को अपमान के कड़वे घूंट भी पीने पड़े, लेकिन वे अपने इस सुधार आंदोलन से पीछे नहीं हटे। समाज में बड़ा भारी विरोध किया गया उनके इस आंदोलन का, लेकिन उनकी बात को सरकार ने माना और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने, ये अनेक बार परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा गया है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई? तो अपना उत्तर होगा विलियम बेंटिक ने। और किसके प्रयासों से? ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो फिर अपना उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय के प्रयासों से उन्होंने ऐसा किया। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में आप देखिए, राजा राममोहन राय विदेश में जाने वाले पहले भारतीय थे। 1831 से 1834 तक अपने इंग्लैंड प्रवास में राजा राममोहन राय ने ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक पद्धति में सुधार के लिए आंदोलन किया। वहां जाकर आंदोलन किया, इंग्लैंड जाकर आंदोलन किया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श लिए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। ब्रिटेन की संसद ने उनको बुलाकर पूछा, क्या प्रॉब्लम है भाई आपको, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते हैं, तो जैसी व्यवस्था आपके देश में है वैसी व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए। जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्था आपके देश में है बराबरी की, वैसी व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए। जिस प्रकार इंग्लैंड में महिलाओं की अच्छी स्थिति है, ठीक वैसी अच्छी स्थिति भारत में होनी चाहिए। तो उनकी बात को सुना गया, इंग्लैंड की संसद ने सुना। कितनी बड़ी बात है। वहां जाकर उन्होंने, इंग्लैंड में जाकर उन्होंने अपनी बात इंग्लैंड की संसद के सामने रखी। ये देखिए आप, हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के समक्ष अपना साक्ष्य देते हुए उन्होंने भारतीय प्रशासन की प्राय सभी शाखाओं के संबंध में अपने सुझाव दिए। और उनके विचार, राजा राममोहन राय के विचार, ये सुधारवादी जो विचारक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, सामाजिक विचारक हैं, बेकन, ह्यूम, बेंथम, ब्लैकस्टोन और मॉन्टेस्क्यू जैसे यूरोपीय दार्शनिकों से प्रभावित थे। जो विचार यूरोप के सुधारवादी विचारकों के थे, उन्हीं के क्रम में राजा राममोहन राय के विचार थे। और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने इंग्लैंड की संसद के समक्ष अपनी बात रखी कि जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, बराबरी की सामाजिक व्यवस्था इंग्लैंड में है, जिस प्रकार
इंग्लैंड में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं, उसी प्रकार भारत में भी आप शासन करते हो तो भारत में भी स्त्री और पुरुषों को बराबर अधिकार होने चाहिए और भारत की सामाजिक व्यवस्था भी ठीक वैसी होनी चाहिए जैसी इंग्लैंड में है। ये उन्होंने वहां जाकर अपनी बात रखी। ये आगे की स्लाइड देखिए, राजा राममोहन राय के विचारों के बारे में। ये निबंधात्मक सवाल है। जब भी आपसे निबंधात्मक सवाल परीक्षा में पूछा जाए, बीए की 15 नंबर का सवाल होता है, तो उसमें सर्वप्रथम आप प्रस्तावना यानी परिचय लिखिए कि राजा राममोहन राय बंगाल में राधानगर में जन्म लिया 1772 ईस्वी में। उन्होंने कलेक्टर के दीवान की नौकरी की और इस्तीफा देकर, बाद में इस्तीफा देकर वो समाज सुधार से जुड़ गए और ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये प्रस्तावना लिखिए आप, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में आप अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से भी संवाद, कौमुदी और बंगदू, जो भी आपको उसमें याद आए वो आप लिखिए। कम से कम 1 पेज की प्रस्तावना लिखिए आप। उत्तर देने से पहले भूमिका बांधिए, उसके बाद में आप प्रश्न का उत्तर दीजिए कि राजा राममोहन राय के विभिन्न विचार इस प्रकार हैं, जो आगे की स्लाइड में आपको बताए गए हैं। इस प्रकार आप उत्तर देना सीखेंगे तो ही आप बीए में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और बीए के साथ साथ जब भी आरएस या आईएएस की परीक्षा देंगे और उसमें मुख्य परीक्षा के प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और उसमें भी आप अच्छा उत्तर देंगे। अभी से आदत डालिए, बीए फर्स्ट ईयर से ही मेरे साथ, आपको कोई प्रॉब्लम है आदत डालिए आप, ये आदत बना लीजिए आप। सीधा प्रश्न का, निबंधात्मक का सवाल का अपना उत्तर नहीं देना है, पहले उसकी भूमिका बनानी है, भूमिका बनाने के बाद में मुख्य पार्ट लिखना है और मुख्य पार्ट लिखने के बाद में आधा पेज का कंक्लूजन, निष्कर्ष अवश्य लिखें। तो आप देखिए 15 में से आपके 13 नंबर 14 नंबर अवश्य आएंगे। और आपने अनसेंट वैसे लिख दिया है तो 5 नंबर 6 नंबर इस प्रकार के, और कंपटीशन में तो सवाल ही नहीं है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। इसलिए अभी से आप आदत डालिए, धीरे धीरे ये आप आदत आपके हैबिट में आ जाएगी और आप अच्छा उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखना भी एक कला है, ये ध्यान रखिए। देखिए आप इस स्लाइड में राजा राममोहन राय के विचार। जिस प्रकार मध्ययुगीन अंधविश्वासों और रूढ़ियों को दूर करने के लिए यूरोप में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का शुभारंभ निकोलो मैकियावेली और मार्टिन लूथर ने किया था यूरोप में, उसी प्रकार 19वीं सदी के आरंभ में भारत में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक पुनर्जागरण के प्रथम सूत्रधार के रूप में राजा राममोहन राय का नाम लिया जाता है। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक, समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में ख्याति प्राप्त है। और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको क्या कहा है? आधुनिक भारत का सूत्रधार, ये संज्ञा दी है। जन गण मन अधिनायक किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा ना। उन्हीं ने राजा राममोहन राय के जीवन को क्या कहा? राजा राममोहन राय को क्या संज्ञा दी? आधुनिक भारत का सूत्रधार। पुराना भारत नहीं, आधुनिक भारत, जिसमें पुरुष और महिला बराबरी के हों, जिसमें समाज में जाति प्रथा का, अंधविश्वास का, धार्मिक आडंबरों का कोई स्थान नहीं हो और धर्म और राजनीति को आपस में मिक्स नहीं किया जाए, दोनों को अलग अलग माना जाए। इस प्रकार का जो समाज होता है उसको आधुनिक समाज कहते हैं। और पुराना समाज किसको कहते हैं? जिसमें अंधविश्वास हो, जिसमें आडंबर हो, जिसमें छुआछूत की भावना को बढ़ावा दिया जाता हो, जिसमें जातिवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाता हो, जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता हो, जहां शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता हो, वो पुरातन पोंगापंडी समाज है। और आधुनिक समाज, जो कि मैंने आपको बताया, उसके सूत्रधार राजा राममोहन राय थे। अब आगे की स्लाइड में अपन देखें। सबसे पहले उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में काम किया। देखिए आप इस स्लाइड में, समाज सुधार के क्षेत्र में तो ये सत्य है कि राजा राममोहन राय प्रभात का तारा थे, यानी अंधकार से उजाले की ओर ले जा रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों के प्रति
अधिक उत्तम व्यवहार को प्राप्त करना था। अमानुषी सती प्रथा को समाप्त करवाने के लिए जो प्रयत्न उन्होंने किए थे वो विश्वविख्यात है। सती प्रथा के विरोध के लिए इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी का उपयोग किया। वह समकालीन समाज से बहुत आगे थे। जब उन्होंने स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह का अधिकार मांगा, कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो ये इसमें उसका दोष थोड़ी है, वो वापस विवाह कर सकती है। ये मांग भारत में सबसे पहले किसने उठाई? राजा राम मोहन राय ने उठाई। तो उनके पक्ष में उत्तराधिकार के अधिकारों में भी परिवर्तन की मांग की। अब देखिए, पति की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, ये बात भी राजा राम मोहन राय ने रखी। अब समाज सुधार के क्षेत्र में वे बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को बंद करना चाहते थे। इससे अधिक उनकी शिक्षा के पक्ष में थे, क्योंकि शिक्षा के बिना उनको समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है महिला शिक्षा। अगर महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार अपने आप शिक्षित हो जाएगा। यह आप बात नोट कर लीजिए प्रिय छात्रों, कि जिस समाज में महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है वो समाज पिछड़ जाता है, और जिस समाज में महिला शिक्षा और बालिका शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है वो समाज आगे बढ़ जाता है। महिला पढ़ेगी तो बच्चे अपने आप पढ़ जाएंगे। तो समाज को आगे ले जाने के लिए महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा होना आवश्यक है। उन्होंने जातिवाद पर भी प्रत्यक्ष प्रहार किया और सुझाव दिया कि जाति पाति के बंधनों को हटाने के लिए शैव विवाह पद्धति अपनाई जानी चाहिए। अब शैव विवाह पद्धति क्या है? शैव विवाह पद्धति में स्त्री और पुरुष अपनी पसंद से, बिना किसी जाति के बंधन के, बिना किसी धर्म के बंधन के, वो शैव विवाह कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो इस प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है, वैलिड माना गया है इस प्रकार का विवाह, शैव विवाह, है ना। उसी बात को उन्होंने वापस आगे रखा कि युवक और युवती अपनी पसंद से, बिना किसी जाति के दबाव के, बिना किसी धर्म के दबाव के विवाह कर सकें। ये शैव विवाह है। फिर दूसरा उनका धर्म के क्षेत्र में, ये देखिए आप उनके विचार। राजा राम मोहन राय के विचार धर्म के मामले में उपयोगितावादी थे और बेंथम का अनुयायी कहते थे उनको लोग। ये आप ध्यान दें, बेंथम कहता था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण जिससे हो वो चीज उत्तम है। तो भारत में बेंथम का अनुयायी या बेंथम के विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। उन्होंने यही बात लोगों के सामने रखी कि वही धर्म उत्तम है जो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करे। वह धर्मों को भिन्न भिन्न आधारभूत सत्य से परखना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके सामाजिक लाभ को देखते थे। उनका बल नैतिक और सामाजिक तत्वों पर था जो सभी धर्मों में एक है, इसलिए वह सभी धर्मों की एकता पर बल देते थे। धर्म से संबंधित इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सभी धर्म एक हैं, कोई भेदभाव नहीं है किसी भी धर्म में। इसको लेकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? तोहफत उल मुहद्दीन। ये आप नोट करें अपनी नोटबुक में। ये राजा राम मोहन राय ने लिखी और इसमें उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। इसके बाद उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकस्ववाद को सभी धर्मों का मूल बताया। उनके विचारों ने ब्रह्म समाज के रूप में अपने आप को प्रकट किया। ब्रह्म समाज का उद्देश्य उस शाश्वत, अप्राप्य और अचल ईश्वर की पूजा था जो सभी धर्म के लोग कर सकते थे। ये राजा राम मोहन राय के विचार थे। सभी धर्म एक हैं। तो उन्होंने समाज में जाति प्रथा और बहुविवाह और सती प्रथा पर प्रहार किया और धर्म के क्षेत्र में उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। सभी धर्म एक हो जाएंगे तो देश एक हो जाएगा।
तो इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर भी बल दिया। अब शिक्षा के बारे में तीसरा उनका विचार इंपॉर्टेंट, आप नोट कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने लॉर्ड एमहर्स्ट को दिसंबर 1823 ईस्वी में एक पत्र लिखा कि हमको अधिक से अधिक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए। सरकार को एक उदारवादी शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसमें गणित, सामान्य दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना और अन्य लाभदायक विज्ञान इत्यादि शामिल हो। निश्चित धनराशि से विदेशों से कुछ विद्वान भारत में भर्ती किए जाएं और यहाँ कॉलेज खोलाए जाएं। राजा राममोहन राय स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर देते थे। इसके लिए उन्होंने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1885 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये देखिए आप, न केवल पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए थे, सुधार के साथ जुड़े हुए थे, शिक्षा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और वो भी आधुनिक शिक्षा। और उसके लिए उन्होंने 2 कॉलेजों की स्थापना की। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित कॉलेजों के नाम बताओ तो एक तो है हिंदू कॉलेज और दूसरा है वेदांत कॉलेज। ये 2 कॉलेज जो बनाए वो राजा राममोहन राय ने स्थापित किए। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। अब अंतिम स्लाइड में आप देखिए राजा राममोहन राय के राजनीतिक क्षेत्र के बारे में विचार, राजनीति के बारे में विचार। राजनीतिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय का विचार था कि अंग्रेजी साम्राज्य एक वास्तविकता है और वो ये समझते थे कि यह भारत के विकास में एक पुनर्जन्म देने वाली शक्ति के रूप में कार्य करेगा। वास्तव में वे 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों के अग्रदूत थे। राजा राममोहन राय ने उत्तरदायी शासन की मांग नहीं की बल्कि प्रशासन में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया, जैसे कि अच्छी न्यायपालिका हो, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव हो यानी पृथकीकरण हो और भारतीय सेवाओं में भर्ती और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, इन पर उन्होंने जोर दिया। ये आप देखिए, न केवल सामाजिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों को सरकारी सेवाओं में भर्ती की जाए और समाचार पत्र स्वतंत्र होकर अपनी बात कह सकें। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। न्यायपालिका बिना किसी दबाव के अपना निर्णय देवें, इस प्रकार की व्यवस्था अंग्रेजी सरकार को भारत में करनी चाहिए। जैसे कि इंग्लैंड में है वैसी व्यवस्था वो भारत में चाहते थे। तो इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने भारत के महान समाज सुधारक और पुनर्जागरण के प्रवर्तक राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा, नोट किया। जो भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं बीच में आपको बताता रहा। प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखे जाते हैं ये मैंने आपको बताया। निबंधात्मक प्रश्नों की उत्तर लिखने की शैली मैंने आपको बताई। आज का टॉपिक पढ़ने के बाद में आपके मन में आज के टॉपिक को लेकर कुछ सवाल हो सकते हैं, शंकाएं हो सकती है, जिसका समाधान आप इस कॉलेज के YouTube चैनल पर मेरे से कर सकते हैं। ये सब वीडियो YouTube पर अपलोड है। किसी भी वीडियो में आप पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद में, पूरा लेक्चर सुनने के बाद में यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न टाइप कर दीजिए और जैसे ही मैं YouTube पर आपके प्रश्नों को देखूंगा वैसे ही मैं आपके प्रश्नों के उत्तर का समाधान करूंगा। इसलिए आप पूरी तन्मयता के साथ में जुट जाइए। आधा सेशन निकल चुका है,
निकट भविष्य में भी नियमित कक्षाओं की कोई संभावना नहीं है, इसलिए यही एक माध्यम है जिससे हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आप भी हमसे जुड़े हुए रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।